Hello dear friends, today I am going to start first chapter of 9th standard history, the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ था, इन सारी बातों को हम इस लेसन में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले रेवोल्यूशन क्या होती है? एक्शन टेकन बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू ट्राई टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, स्पेशली बाय वायलेंट एक्शन। अभी रिवोल्यूशन क्या होती है? रिवोल्यूशन एक तरह की क्रांति होती है और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है या वहां पर राजशाही होती है उसको बदलने के लिए, चेंज करने के लिए रिवोल्यूशन होती है। तो इस लेसन की शुरुआत होती है ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789। द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। तो देखो 14 जुलाई 1790 में जो पेरिस शहर था वो आतंक के माहौल में था। अभी ये पेरिस शहर आतंक के माहौल होने का रीजन क्या था? तो रीजन ये था कि जो राजा था, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। राजा ने जो पेरिस शहर है इस शहर में घुसने का आदेश अपने सैनिकों को दिया था। और रूमर्स यानी अफवाह होती है। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। अफवाह ये भी फैल गई थी कि राजा जल्द ही अपने सैनिकों को आदेश देने वाला है कि पेरिस के जो नागरिक है उन पर गोलियां चला दो। और ये ऐसा आदेश सुनने के बाद, अफवाह सुनने के बाद सारे लोगों में अफरा तफरी मच गई। और इसी वजह से जो 7,000 महिला और पुरुष 7,000 महिला और पुरुष टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए और एकत्रित हुए और उन्होंने तय किया कि हम क्या बनाएंगे, जनसंघ बनाएंगे, जिसको हम मिलिशिया कहते हैं। 7,000 महिला और पुरुषों ने तय किया कि हम क्या करेंगे, जनसंघ बनाएंगे, मिलिशिया बनाएंगे। और उन्होंने बनाने के बाद उन्होंने पहला काम जो किया, दे ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। अब ये जनसंघ बनाने के बाद पहला उन्होंने क्या किया, हमला किया, जितनी भी सरकारी जो बिल्डिंग्स थी उन बिल्डिंग में जबरदस्ती वो घुस गई। और ये जबरदस्ती घुस गई क्यों? क्योंकि उनको हथियार चाहिए थे। अभी जैसे राजा ने उन सैनिकों को आदेश दिया था कि तुम शहर में घुस जाओ और पूरी तरह से लोगों पर हमला कर दो। अभी ये हमला करेंगे तो नागरिक जो है, सिटीजन जो है पेरिस के, इनके पास तो कोई ना कोई हथियार तो चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स है, जो सरकारी इमारतें हैं, उनमें जबरदस्ती घुसे और हथियार वहां से कुछ ले लिए। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। उसके बाद कुछ सैकड़ों लोग पेरिस के पूर्वी इलाकों की तरफ चल बसे। और पूर्वी इलाकों में आने के बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमला बोल दिया फोर्ट्रेस प्रिजन, जिसको बैस्टिल नाम से जाना जाता था। ये एक कैद खाना था जहां पर कैदियों को रखा जाता था और वो किला भी था। तो सबसे पहले उन्होंने यहां पर हमला बोल दिया। एंड दे होप टू फाइंड हॉर्डेड अम्यूनिशन। उनको ऐसी होप थी, ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि यहां पर बहुत भारी मात्रा में उनको हथियार मिलेंगे। इन द आर्म्ड फाइट, अभी यहां पर उन दोनों के बीच, मतलब जो लोग थे पेरिस के शहर के, उन लोगों के बीच और जो सैनिकों के बीच आर्म्ड फाइट हुई। ओके, और फाइट होने के बाद वहां पर जो कमांडर था बैस्टिल का, वो वहां पर मारा गया। और वहां पर जो बैस्टिल जो जेल में प्रिजनर्स जो कैद किया करके रखे गए थे, और वहां पर सिर्फ कितने थे, तो 7 कैदी थे वहां पर, तो उनको भी छुड़ा लिया गया, उनको रिलीज किया गया। एट द बैस्टिल वॉज हेटेड बाई ऑल। लेकिन जो बैस्टिल था, जो किला था या जो जेल था, इसको सारे लोग बहुत हेट करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि ये राजशाही का एक प्रतीक था और इसी वजह से सारे लोग जो है इसको हेट करते थे। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप द सोनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। देखो, जो फोर्ट्रेस है या जो किला था या जो कैद खाना था, उसको पूरी तरह से इन लोगों द्वारा
तोड़ा गया है, तहस नहस किया गया है और उसके जो टुकड़े थे वो मार्केट में बेचे गए हैं। और मार्केट में क्यों बेचे गए हैं? ऐसे लोगों को जो इसकी याद संजोना चाहते थे, जो इसकी याद रखना चाहते थे। तो ऐसे लोगों को ये सारे जो टुकड़े हैं वो बेचे गए और यहां ये लड़ाई हमने देखी। अभी देखो ऐसे ही दिन बीतते चले गए और ये जो हिंसा जो है वो शहर में होने लगी, गांव में होने लगी, पेरिस एंड द कंट्री साइड, एंड मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइजेस ऑफ ब्रेड। और यहां पर जो जनता थी, जो लोग थे, वो आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके खिलाफ? तो जो ब्रेड था, ब्रेड का प्राइस बढ़ने की वजह से। ओके, अनाज के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इसकी वजह से लोग क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे राजा के खिलाफ। मच लैटर व्हेन हिस्ट्रियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, और जो हिस्ट्रियंस थे उन्होंने जब इसका सिंहावलोकन किया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, तो उनको लगा ये तो सिर्फ एक बिगिनिंग है। ओके, ये एक लंबी अलग अलग कड़ियों की एक बिगिनिंग है, लेकिन इनमें एक ऐसा हुआ कि एक्सक्लूजन ऑफ द किंग इन फ्रांस, फ्रांस का जो राजा था लुइस 16, वो इसमें मारा गया। उसकी जो पत्नी थी मेरी एंटोइनेट, उसको भी मारा गया। तो ये जो मतलब इनको मारा गया, ये लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, तो लोगों को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। हाउ एंड वाई, अभी यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। अभी ये जो कुछ हमने देखा ये क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, ये हम देखेंगे अगले सेक्शन में, जो कि पहला सेक्शन है जिसका नाम है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। मतलब लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी किस तरह की थी, फ्रेंच समाज कैसे था। तो देखो यहां पर बताया गया है 1774 में लुइस 16 ऑफ बर्बन फैमिली। देखो यहां पर जब ये रिवॉल्यूशन हो रही थी, ये जो बदलाव हो रहा था सत्ता के लिए, तो यहां का राजा कौन था? तो लुइस 16 था। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता था? तो ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। ये जैसे ही राजगद्दी पर बैठता है, राजगद्दी पर बैठने के बाद बैठता है तो वो देखता है कि यहाँ की जो खजाना है, यहाँ का जो खजाना है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। और यहां पर बताया गया है कि इस राजा की उम्र, इस किंग की उम्र, लुइस 16 की उम्र क्या थी? तो 20 साल थी। ओके, और उसने किससे शादी की थी? तो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मेरी एंटोइनेट, ऑस्ट्रियन की राजकुमारी थी जिनका नाम मेरी एंटोइनेट था, इनसे शादी की थी लुइस 16 ने। एंड अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जैसे मैंने अभी बताया कि राजगद्दी संभाली इस लुइस 16 ने, तो देखा तो ये जो सारा राजकोष था वो राजकोष पूरा खाली पड़ा हुआ था। अब ये राजकोष खाली पड़ने के कारण क्या है? तो यहां पर बताए गए हैं कारण, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर, मतलब सालों से चलता हुआ युद्ध, ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है जिसकी वजह से जो राजकोष था वो पूरी तरह से खाली हुआ था। इस वजह से एक तरह का फाइनेंशियल बर्डन आया था। दूसरा रीजन यहां पर बताया गया है जो मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट। ओके, कोर्ट का मेंटेनेंस, जो महल है, जो राजमहल है, उस महल का मेंटेनेंस। और यहां पर तीसरा कारण हम बता सकते हैं कि लुइस 16 ने क्या किया था? फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। देखो अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए, आजादी दिलाने के लिए उन्होंने क्या की? उनसे मदद की थी। तो ये तीसरा कारण हम बता सकते हैं। और इस वजह से क्या हुआ कि जो कर्जा है फ्रांस के तिजोरी पर और बढ़ गया, एंड देन अ बिलियन लिवरेज टू डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरेज। अभी जो लेंडर्स थे जिनसे इन्होंने पैसा लिया था, who gave the state credit now began to charge 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। और इन्होंने क्या किया कि जो भी कर्जा लिया गया था फ्रांस ने, उस पर 10% उन्होंने इंटरेस्ट लगा लिया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिग टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज। अभी फ्रेंच जो गवर्नमेंट थी
फ्रेंच गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई भी चारा नहीं था वो 10% भरने का और सारा लोन चुकाने का। इट बजट्स ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। देखो ये जो कर्जा है, कर्जा तो चुकाना है, ये 10% लोन मतलब जो इंटरेस्ट बढ़ा है वो भी चुकाना है, और साथ ही साथ जो रेगुलर एक्सपेंसेस है किंगडम के, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, जो आर्मी के मेंटेन करने के लिए जो खर्चा लगता है वो भी मेंटेन करना है, कोर्ट का खर्चा, उसके बाद रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज। इस वजह से क्या हुआ, स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अब यहां पर देखो जबरदस्ती मतलब क्या किया गया, ये जो राजा है वो मजबूर हो गया टैक्स बढ़ाने को। अभी टैक्स बढ़ाया गया, यहां पर बात की जा रही है सोसाइटी की, फ्रांस सोसाइटी की। अभी यहां पर टैक्स कौन पे करता था, तो देखो एट इवन दिस मेजर्स वुड नॉट हैव सफिस्ड। अभी टैक्स बढ़ाने के बाद भी स्कीम की समस्या जो है वो बिल्कुल भी सॉल्व होने वाली नहीं है। ओके, ये इनफ नहीं है। और इस समय में जैसे हमने अभी बताया, जैसे सेक्शन का नाम ही दिया गया है कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी में, तो यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि फ्रेंच सोसाइटी जो है 18th सेंचुरी में डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। जो फ्रांस समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, एंड ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। जैसे अभी बताया कि जो फ्रांस समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ओके, और यहां पर जो लोन या जो टैक्स पे करता था वो कौन था, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग हुआ करते थे। यहां पर आप देख सकते हो कि पहली स्टेट में कौन रहते थे, तो पहले स्टेट में क्लर्जीज हुआ करते थे। क्लर्जी मतलब कौन, जो पुजारी, चर्च के पुजारी। ओके, सेकेंड स्टेट में कौन हुआ करते थे, तो नोबिलिटी हुआ करते थे। और थर्ड स्टेट में कौन थे, तो बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एटसेट्रा, पेजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल पेजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट। अभी जब ये फ्रेंच समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, तो ये सारी जो खर्चा जो है, ये सारा जो टैक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट से वसूल किया जाता था। तो ये एक तरह का अन्याय था, एक तरह का इनजस्टिस हो रहा था इन थर्ड स्टेट वालों के साथ। सो द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। यहाँ पर बताया गया है कि उस समय की जो समाज व्यवस्था थी, वो समाज व्यवस्था किसकी थी, इट वाज अ पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू मिडिल एजेस, and the term old regime is usually used to describe society and institution of France before 1789। ओल्ड रेजिम की अगर बात करेंगे, इस पर भी क्वेश्चन आता है, तो ओल्ड रेजिम किसको कहा जाता है, जो समाज था 1789 से पहले जो फ्रांस का समाज था उसको ओल्ड रेजिम कहा जाता है। ओके, आप फिगर 2 में देख चुके हैं कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में कौन हुआ करते थे। सो देखो फिगर सेकेंड शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। पेजेंट्स मेड अप ऑफ 90% ऑफ द पॉपुलेशन। फ्रांस की जो 100% पॉपुलेशन है उसमें से 90% कौन थे, तो 90% पेजेंट्स थे। पेजेंट्स यानी कौन, किसान थे। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। और क्या बताया गया है, ये 90% पेजेंट्स थे, किसान थे, लेकिन उनके पास बहुत ही कुछ लोग, गिने चुने लोग थे जिनकी खुद की जमीन हुआ करती थी और उस जमीन पर वो कल्टीवेट किया करते थे। About 60% of the land was owned by nobles and the church and other richer member of the third state। अभी 60% जो लैंड थी, जो जमीन थी, जो भूमि थी, वो या तो नोबल्स की हुआ करती थी, या तो चर्च के लोगों की हुआ करती थी, या तो जो अमीर थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे उनकी हुआ करती थी। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट, क्या बताया गया है, जो मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के जो मेंबर्स थे, जो क्लर्जीज एंड नोबिलिटी, दे एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेष अधिकार। इनको विशेष अधिकार दिए गए थे, प्रिविलेजेस दिए गए थे। कौन से प्रिविलेजेस, कि उनको किसी भी तरह का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, मतलब उनको एक्सक्यूज किया गया था, उनको
फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना है, जो भी टैक्स पे करना है वो सिर्फ थर्ड स्टेट वालों को ही पे करना है, ये बाय बर्थ, ओके, बाय बर्थ। The most important of this was exemption from paying taxes to the state. The nobles further enjoyed feudal privileges. इसके अलावा जो nobles थे उनको feudal privileges भी दिए गए थे, and this included feudal dues, मतलब जमींदारी जिसे हम कहेंगे। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे तो इनको टैक्स एक तो स्टेट को भी देना पड़ता था और दूसरा इसको मतलब फ्यूडल यानी राजा को भी देना पड़ता था, ओके, and which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render service to lord. और किसी भी हालत में जो जमींदार है जमींदारों को सेवा देना इनका काम था, थर्ड स्टेट वालों का, किसी भी हालत में काम करना है, जो भी वो वर्क देंगे, चाहे घर का काम हो चाहे खेत का काम हो, उनकी सेवा करना उनको बंधन कारक या कंपलसरी रखा गया था, ओके। कभी कभी उनको रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए भी काम दिया जाता था, कभी कभी आर्मी में भी मतलब काम दिया जाता था, तो जो भी काम दिया जाता था उनको करना कंपलसरी हुआ करता था। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड टिथ। अभी टिथ ये एक प्रकार का टैक्स है और ये टैक्स किसको, चर्च को देना पड़ता था, थर्ड स्टेट के लोगों के लिए। और दूसरा जो है टेल, ये भी एक प्रकार का टैक्स है, उसको डायरेक्ट टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये टैक्स किसको देना पड़ता था, तो ये स्टेट को देना पड़ता था। एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लेविड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजम्पशंस, इतना ही नहीं बल्कि जो एवरीडे रोज की जो चीजें हैं जैसे कि साल्ट है, टोबैको है, इस पर भी थर्ड स्टेट वालों को टैक्स देना पड़ता था। और इस वजह से द बर्डन ऑन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज borne by the थर्ड स्टेट अलोन। और इसकी वजह से जो ये सारा प्रेशर है वो प्रेशर थर्ड स्टेट लोगों के ऊपर आ गया, और इसी की वजह से जो एक रीजन माना जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। अब इसके आगे की जो सेक्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।